नमस्कार दोस्तों। आज से हम सोशल साइंस में या सामाजिक विज्ञान में स्टैटिक्स का यूज़ कैसे करते हैं और स्टैटिक्स कौन कौन सी लगती है, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि स्टैटिक्स क्या है और बेसिक स्टैटिक्स की जानकारी लेंगे कि स्टैटिक्स क्या है और स्टैटिक्स की डिफिनीशन क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टैटिक्स को क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन सी स्टैटिक्स आपको पढ़नी है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स देखिए तीन शब्दों स्टेट या स्टेटस या स्टैटिस्टिका से मिलकर बना है। ये तीन शब्द हैं। शुरुआत में 15वीं 16वीं शताब्दी या उससे पहले ये तीन शब्द जो है यूज होते थे, स्टेट, स्टेटस एंड स्टैटिस्टा। तो ये कहलाता था साइंस ऑफ किंग या सम्राटों का विज्ञान, या इसको साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कहते थे कि राज्य का ये विज्ञान है जिसके अंतर्गत राज्य में कौन कौन सी चीजें जो है जरूरी होती हैं, लेन देन, खाना पीना, व्यापार, हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब चीजों की बात की जाती है की जाती थी स्टैटिक्स के अंतर्गत। तो स्टैटिक्स वास्तव में शुरुआत में राज्य का विज्ञान माना जाता था। वर्तमान में स्टैटिक्स को साइंस ऑफ काउंटिंग या गणना का विज्ञान कहते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग उसको साइंस ऑफ एवरेज कहते हैं कि औसत का विज्ञान है। कुछ लोग उसको कहते हैं कि साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, संभावना का विज्ञान है। तो इस तरीके से साइंस स्टैटिक्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन 1935 में एक विल्कॉक्स साहब थे, इन्होंने स्टैटिक्स की 100 परिभाषाओं की एक सूची तैयार की थी, जो बाद में बड़ी प्रसिद्ध हुई कि ये सूची में 100 परिभाषाएं उन्होंने जोड़ के बनाई थी और सभी का कमोबेश आंसर यही था कि ये काउंटिंग है, एवरेज है और प्रोबेबिलिटी की साइंस है, विज्ञान है। अगर शुरुआत में हिस्ट्री की बात करें तो स्टैटिक्स के हिस्ट्री की, तो 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत उस समय जो है स्टैटिक्स को गैम्बलिंग या जुए के अंतर्गत आता था। जुआ खेलते थे जो लोग, उसमें गैम्बलिंग वगैरह में स्टैटिक्स वगैरह यूज करते थे कि कौन सा पत्ता कब आएगा, कैसे आएगा, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी उसमें लगाते थे लोग। लेकिन इसका विधिवत अध्ययन शुरू हुआ आपका 1620 में गैलीलियो ने जब अपने कुछ लॉजिकल थॉट्स प्रस्तुत किए, तार्किक जो है कुछ विचार अपने प्रस्तुत किए, तो उस समय से स्टैटिक्स एक सिस्टमेटिक ढंग से शुरू हुई। इसके बाद जो है उन्हीं के एक स्टूडेंट थे टस्किनी ने प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया कि जो है संभावना का सिद्धांत क्या होता है। उसके अंतर्गत उन्होंने 3-4 सिद्धांत बताए थे। फिर 1705 में और 1754 के आसपास बर्नौली साहब थे, मोइबर साहब थे, इन लोगों ने प्रोबेबिलिटी थियरी जो है परिभाषित की, संभावना की जो है संभावना का सिद्धांत, जिसको जो है लाप्लास और गास ने आगे बढ़ाया और एनपीसी, जैसा आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की रचना की। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। 1812 के आसपास लाप्लास ने लीस्ट स्क्वायर मेथड बताया कि लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। अब देखिए धीरे धीरे जो है स्टैटिक्स आपका सिस्टमेटाइज होना शुरू हो गया। फिर 1874 में क्यूटलेट साहब थे, इन्होंने स्टैटिक्स का प्रयोग सोशल साइंस के अंतर्गत करना शुरू कर दिया। फिर 1912 में गाल्टन साहब थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो है स्टैटिक्स का प्रयोग सोशल साइंस के विषयों में किया है। इसके बाद पियर्सन ने कोरिलेशन और रिग्रेशन वगैरह के बारे में बताया। फिर फिशर ने सैंपलिंग थ्योरी क्या होती है, टी टेस्ट वगैरह सारी चीजें फिशर साहब ने बताई। तो धीरे धीरे इस तरीके से देखें तो पूरा जो है स्टैटिक्स अब क्रमबद्ध होना शुरू हो गया। तो ये पूरी स्टैटिक्स की एक जो है हिस्ट्री है। अब हम आते हैं स्टैटिक्स के टाइप पे। स्टैटिक्स का टाइप देखें या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स, तो उसको थोड़ा सा समझ लें। स्टैटिक्स वास्तव में दो तरीके की होती है, एक होती है प्योर स्टैटिक्स और एक होती है अप्लाइड स्टैटिक्स। तो प्योर स्टैटिक्स जो होती है वो नॉर्मली स्टैटिक्स या मैथ के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टैटिक्स जो पढ़ते हैं वो अप्लाइड स्टैटिक्स पढ़ते हैं, जो अनुप्रयोगात्मक सांख्यिकी होती है वो पढ़ते हैं। तो अगर स्टैटिक्स को देखें तो ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है प्योर स्टैटिक्स और दूसरी होती है
अप्लाइड स्टैटिक्स, या इसको प्रयोगात्मक सांख्यिकी कहते हैं। ये दो तरीके की होती है। प्योर स्टैटिक्स केवल और केवल जो है ऐसे बच्चे जो मैथ वगैरह या स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वो सब इसको पढ़ते हैं। अप्लाइड स्टैटिक्स सोशल साइंस के बच्चे पढ़ते हैं कि जो स्टैटिक्स है उसका प्रयोग जो है सामाजिक विज्ञानों में कैसे होता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो ये अप्लाइड स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। अप्लाइड स्टैटिक्स में भी दो स्टैटिक्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स वास्तव में ये बताता है कि किसी डेटा का की गुण या विशेषता क्या है। आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंतर्गत इसको विवरणात्मक सांख्यिकी कहते हैं। इसमें जो है किसी डेटा के गुण या विशेषता को हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि उसकी गुण या विशेषता क्या है। इसके अंतर्गत तीन चार चीजें आप लोग पढ़ते हैं, जैसे है एक आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन और मोड। इसके बाद दूसरा है इसी के अंतर्गत जो है मेजर्स ऑफ पोजीशन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका परसेंटाइल, डेसाइल एंड क्वार्टाइल। इसके बाद एक और है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ESD एंड क्वार्टाइल डेविएशन, और एक है एवरेज, या इसको नहीं दो ही पढ़िए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्वार्टाइल। तो ये जो है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाती है, जिसके अंतर्गत आप जो है डेटा के गुण या विशेषता का अध्ययन करते हैं। इसमें केवल यही आता है। दूसरे टाइप की स्टैटिक्स देखें तो दूसरी स्टैटिक्स होती है आपकी अनुमानात्मक या इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, जैसा कि नाम से आप क्लियर होंगे, अनुमानात्मक या इन्फरेंशियल के अंतर्गत अनुमान लगाए जाते हैं। अनुमानों के आधार पर किसी जो है सैंपल के आधार पे, जो सैंपल आप लेते हैं उसके आधार पर पॉपुलेशन के लिए जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण किया जाता है। तो अनुमान लगा के किसी जनसंख्या के बारे में बताया जाता है। मान लीजिए इसको सिंपल अगर समझना हो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स को, तो मान लें कि हम ये जानना चाहते हैं कि बनारस जनपद में या वाराणसी जनपद में जो हाई स्कूल या इंटर में, हाई स्कूल ले लीजिए, तो हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको हाई स्कूल के सारे बच्चों की हाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स में ये आपको सुविधा रहती है कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स कहता है कि आप जो है एक सैंपल साइज ले ले, उस सैंपल साइज के आधार पे जो आपके पास जो है रिजल्ट आ रहे हैं उसको पूरी जनसंख्या पे आप अप्लाइड कर दे, जनरलाइज कर दे। जैसे मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट से आपको लेना है, ये बताना है कि इसमें एवरेज हाइट कितनी है बच्चों की। तो एवरेज हाइट के लिए आप क्या करेंगे कि एक सैंपल लेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट से एक सैंपल लेंगे। मान लीजिए ये टोटल पॉपुलेशन हाई स्कूल बच्चों की पढ़ने वाली संख्या 1 लाख है, तो आप इसमें से कुछ संख्या चुन लेंगे जो सैंपल कहलाएगा आपका। ठीक है, मान लीजिए आपने 1000 बच्चे ले लिए, तो 1000 स्टूडेंट आपने ले लिए। ये स्टूडेंट आपके कहलाएंगे सैंपल। अब इन बच्चों का, इस सैंपल का आप ले लेंगे
हाइट, तो एक एवरेज हाइट निकल के आ जाएगी 1000 बच्चों की। तो इसके आधार पे अब आप इंफरेंस ड्रा करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि अगर 1000 बच्चों की एवरेज हाइट इतनी है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बाकी 1 लाख बच्चों की हाइट भी इतनी ही होगी। ये कहलाती है इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कि जब आप अनुमान लगाते हैं किसी सैंपल पॉपुलेशन से एक सैंपल साइज लेके उस सैंपल साइज के आधार पे आप अनुमान लगाते हैं कि पूरी जो है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी पूरी, और फिर जो है उस रिजल्ट के आधार पर पूरी जनसंख्या के लिए आप सामान्यीकरण कर देते हैं। तो ये कहलाता है इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या अनुमानात्मक सांख्यिकी। अब अनुमानात्मक सांख्यिकी भी 2 तरीके की होती है। अनुमानात्मक सांख्यिकी में अगर जो है डेटा आपका या जो सैंपल है वो अगर कुछ नियमों का पालन करता है, जिसको एजम्पशंस कहते हैं, मान्यताएं कहते हैं, अगर कुछ नियमों का पालन करता है तो वो दूसरी स्टैटिस्टिक्स हो जाती है, अगर कुछ नियमों का पालन नहीं करता तो वो दूसरी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो एजम्पशंस में देखें तो 3 एजम्पशंस मुख्य हैं। इस एजम्पशंस को समझ लीजिए। एजम्पशंस के आधार पर स्टैटिस्टिक्स को बांटेंगे। पहली बात यह है कि पॉपुलेशन या सैंपल, 3 एजम्पशंस है पॉपुलेशन या एजम्पशंस में। पहला बात है होमोजीनिटी, होमोजीनियस। ठीक है, एक हो गई। दूसरी है होमोजीनियस रैंडम सिलेक्शन, और तीसरा है नॉर्मलिटी। अब ये तीनों समझ लें पहले कि होमोजेनिटी क्या है। तो होमोजेनिटी वास्तव में ये बताती है कि हमने जो सैंपल लिया हुआ है वो एक समान है या नहीं। ठीक है, पहली एजम्पशंस जो होती है वो कहलाती है होमोजेनिटी। तो ये बताती है कि जो इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आपने जो सैंपल लिया हुआ है वो होमोजेनियस है या नहीं, एक ही समान है या नहीं। तो इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए वो हाई स्कूल के जो बच्चे आपने लिए थे वो कक्षा 10 के हैं या कक्षा 9 के हैं या 11 के हैं या 12 के हैं, ये डिसाइड करना आपका काम है। तो होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर आप जो है बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं तो अगर वो जो है डिफरेंट ग्रुप से या डिफरेंट क्लासेस से हो गए तो वो डेटा जो है आपका होमोजेनियस नहीं कहलाएगा। तो पहला एजम्पशन है होमोजेनियस। दूसरा आपका जो है जो डेटा आप सिलेक्ट करेंगे वो रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। तो जो सैंपलिंग मेथड होती है वो अलग अलग होती है। आप लोगों को पता होगा कि सैंपलिंग मेथड में एक होता है जो है प्रोबेबिलिस्टिक और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। तो अगर आपका डेटा जो है प्रोबेबिलिस्टिक है तो जो है वो दूसरी एजम्पशंस को फॉलो करेगा, अगर नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है तो वो दूसरी एजम्पशंस को फॉलो करेगा। और तीसरा कैरेक्टर है नॉर्मलिटी, या जो है जो डेटा आपने लिया हुआ है जो उससे स्कोर मिल रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ये देखा जाता है। तो ये 3 एजम्पशंस हैं। अगर इन 3 एजम्पशंस को कोई जो है सैंपल साइज फॉलो कर रहा है, ये 3 एजम्पशंस को, तो वो आता है पैरामेट्रिक के अंतर्गत। इसको मान्यता युक्त जो है सांख्यिकी कहते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इसमें जो है ढेर सारे हैं, जैसे आपका जो है कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, टी टेस्ट है, एनोवा है, एनोकोवा है। तो अगर ये तीनों के तीनों एजम्पशंस फॉलो कर रहा है कोई डेटा या कोई सैंपल, तो आप पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, जिसके अंतर्गत जो आपको अध्ययन करना हो, मान लीजिए कोरिलेशन निकालना हो या रिग्रेशन निकालना हो या टी टेस्ट निकालना हो, एनोवा निकालना हो, एनोकोवा निकालना हो, सीआर टेस्ट निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएगा। अब मान लीजिए ये तीनों के तीनों जो है एजम्पशंस आपका सैंपल फॉलो नहीं करता कि डेटा आपने जो है इधर उधर से कलेक्ट कर लिया, कोई भी डेटा ले लिया
तो ऐसी स्थिति में आपका डेटा होमोजेनियस नहीं रहेगा, हेट्रोजीनियस रहेगा। ठीक है। और दूसरा जो है सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो सैंपलिंग मेथड रखी हुई है, वो आपने नॉन प्रोबेबिलिस्टिक रख ली कि आप एक्सीडेंटली कलेक्ट कर रहे हैं, हाँ पर्पसिव डेटा कलेक्ट कर ले रहे हैं, और जो है कोटा सैंपलिंग कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है डेटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो जो है रैंडम सिलेक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। और तीसरा कैरेक्टर नॉर्मलिटी का है। अगर डेटा आपका एनपीसी पर नॉर्मल नहीं है तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स यूज करेंगे। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स को कहते हैं मान्यता युक्त, मान्यता मुक्त सांख्यिकी ना, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत ढेर सारी स्टैटिक्स हैं, जैसे काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर है। इसके बाद जो है आपका मैन विटनी यू टेस्ट है, मैन विटनी है, मीडियन टेस्ट है, विल्कॉक्सन टेस्ट है, विल्कॉक्सन है, और ढेर सारे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि एजम्पशंस जो हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अगर फॉलो हो रहे हैं तीनों एजम्पशंस को, जो है कोई सैंपल साइज का जो है पॉपुलेशन या रिसर्चर फॉलो कर रहा है, तो वो सारी की सारी पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के अंतर्गत आएगी। और तीनों अगर जो है आपके एजम्पशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के अंतर्गत आएंगी। तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन है डेटा का। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो है कैसे डेटा को जो है डेटा कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और कैसे जो है हम क्लास इंटरवल बनाते हैं, क्लास इंटरवल के अंतर्गत जो है कैसे टैली वगैरह लगाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग अब देखेंगे आगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।